अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेंटोर। आज 6 बजे गवर्नर सिंध का जो एंट्री टेस्ट हुआ है उसका कुछ स्टूडेंट हैं मेरे जिन्होंने मेरे पास पेपर सेंड किया है। ये वो पेपर है, तो इसका हमने अभी सॉल्यूशन करना है। ठीक है, 7 पेजेस हैं, लेकिन 7 पेज दो तीन स्टूडेंट ने भेजे तो मैंने सबका सेव किया। अभी तक मैंने चेक नहीं किया कैसा है, तो अभी देख लेते हैं, साथ के साथ सोल्व भी करते जाएंगे। ठीक है जी, आज ये पहला दिन था टेस्ट का, तो पहले दिन का जो भी पेपर आएगा वो अभी हम इंशाल्लाह उसे सॉल्व करेंगे। अब कल जो टेस्ट होगा वो भी कल वीडियो बन जाएगी 11-12 बजे तक, तो मैं उसे भी अपलोड कर ही दूंगा। ठीक है, मजीद जैसे जैसे रोज टेस्ट होते जाएंगे वैसे वैसे हम वीडियो भी बनाते जाएंगे। आपके अगर कोई भी किसी क्वेश्चन में मसला हो तो मुझे बताएं, मैं उनको सोल्यूशन देने की भरपूर कोशिश करूँगा। जैसे ही हम वीडियो बनाए आप तक पहुँच जाए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना पड़ेगा, जैसे कि आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जी, क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर देते हैं। इस पेज में कुछ क्वेश्चन हैं जो समझ नहीं आ रहे, थोड़े से ब्लर हैं, लेकिन मैंने इनको कोशिश की है समझने की, तो हम उसे देख लेते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट नहीं करते, थोड़ा सा अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहाँ है, क्वेश्चन 2 से देखते हैं। क्वेश्चन 1 समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन 2 देखते हैं। अच्छा, ये तो समझ आ रहा है इसमें पहला वर्ड, लेकिन आगे का समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर तो लिखा है कराक्रम, आगे ठीक से समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। ठीक है, ये पाकिस्तान लिखा है, तो लेकिन तीसरे से समझ आ रहा है कुछ, ये देख लेते हैं। तीसरा क्या है, आई ऑलवेज प्रेफर टू रीड डैश द स्कूल लाइब्रेरी। ये स्कूल लिखा है और आगे लाइब्रेरी लिखा है, तो अब ब्लैंक में फिल करनी है। प्रीपोजिशन आएगा इसमें, प्रीपोजिशन अच्छा ऑन नहीं आएगा। ऑन क्यों नहीं आएगा, मैंने आपको प्रीपोजिशन की एक वीडियो करवा, उससे आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगा क्या नहीं आएगा। टू नहीं आएगा, द बिल्कुल, इनटू नहीं आएगा, इसमें इन आएगा। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन करके सब कुछ बताया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो क्या है, 3 का ऑप्शन है, इन आएगा। ठीक है, रीड इन द लाइब्रेरी। आगे क्या है, जुपिटर रेड स्पॉट इज़ द लार्जेस्ट नॉन। अच्छा, आगे थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ क्योंकि मैंने कुछ इसको समझा है। मैं खुद इसको देख लूँ पहले। अच्छा, पहले इस सवाल में तो वो बता रहा है कि जुपिटर की खासियत है। देखें, जुपिटर रेड स्पॉट इज़ द लार्जेस्ट नॉन। आगे क्या बोल रहा है कि भाई इन द सोलर सिस्टम। आगे पता नहीं क्या डायमीटर। अच्छा, वो डायमीटर बता रहा है कितना है, 15,400 माइल्स है इसका डायमीटर है। इट इज़ ऑलमोस्ट, अब यहाँ से बात शुरू हो रही है क्योंकि हमारा यहाँ से ताल्लुक है। वो क्या है, ऑलमोस्ट डैश द साइज ऑफ इंटायर अर्थ, मतलब वो पूरी ज़मीन का कितना बड़ा साइज़ है उसका। जुपिटर की बात हो रही है, उसका है ट्वाइस है। ठीक है, जो जुपिटर है वो हमारी ज़मीन का डबल है, तो ट्वाइस उसका है अर्थ के मुकाबले में। ठीक है, अर्थ 2 बनेंगी तो जुपिटर अकेला ही काफ़ी है। सही है, आगे देखो, फ्री पार्किंग इज़ डैश फॉर एम्प्लॉय इन द गवर्नर हाउस। अच्छा, उन्होंने अपना ही डाल दिया, इन द गवर्नर हाउस, तो क्या होगी, मेड 3 देयर टू बी अवेलेबल। अच्छा, पार्किंग बनाई नहीं जाती। ठीक है, मेड का क्या मतलब होता है, अगर पार्किंग बनाई जाती, पार्किंग कोई ऐसी डिश तो नहीं है जिसे हम बना लें, कोई चाय तो नहीं है जो बना लें। ठीक है, तो वो नहीं होगी, देयर यूज़ नहीं हो सकता, सेंस नहीं। पार्किंग इज़ देयर फॉर एम्प्लॉय, नहीं देयर भी नहीं हो सकता, टू बी भी नहीं हो सकता, इसमें अवेलेबल आएगा। ठीक है, पार्किंग मौजूद है, पार्किंग की जाती है। ठीक है, बनाई नहीं जाती, रखी नहीं जाती, तो क्या इसमें आएगा, पार्किंग अवेलेबल फॉर द एम्प्लॉय। आगे देखो, कराची इज़ द लार्जेस्ट ओनली, अच्छा सिटी लिखा हुआ है, लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान एंड द 12th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विद अ पॉपुलेशन ऑफ डैश 20 मिलियन। अच्छा जी, बताओ 20 मिलियन से ज़्यादा, अबव है, ओवर है, एट है, या फिर क्लियर है। और कराची की आबादी कितनी है भाई, 20 मिलियन से ज़्यादा है, अबव नहीं, ओवर 20 मिलियन। अबव का क्या मतलब होता है, अबव होता है ऊपर, अबव ऊपर है, मतलब ये देखो, ये जो पेन है ना, पेन ये इस मोबाइल के अबव है, इसे को कहते हैं ऊपर है। अगर हम किसी चीज़ की काउंटिंग करते हैं ना, तो काउंटिंग करते हैं अबव है। यार आपके पास कितने हैं, 5 अबव हैं, कम है, मेरे पास 5 रुपए ज़्यादा हैं, तो हम अबव नहीं बोलेंगे, ओवर बोलेंगे। ठीक है जी, ओवर और अबव में आपको समझ आ गई ना। अबव का मतलब ये होता है कोई चीज़ फिजिकली ऊपर हो, तो लेकिन आबादी ऊपर थोड़ी होती है यार, आबादी काउंटिंग में की जाती है, तो काउंटिंग ओवर होगा। ठीक है, ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ है, एट नहीं हो सकता। और क्या, ये क्लियर लिखा है, मेरे ख्याल से क्लियर लिखा है, तो क्लियर 20 मिलियन। क्लियर 20 मिलियन क्या होता है यार, ऐसा कोई सेंस नहीं बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ओवर आएगा। ट्रैफिक स्पीड लिमिट्स आर सेट एट लेवल, में यूँ कर लेता हूँ ताकि, अच्छा आपको ये चाहिए ना तो मुझे व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मौजूद है नीचे, या फिर आप मुझे ईमेल अपना आईडी दे दें, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, या फिर आपको चाहिए तो मैं व्हाट्सअप आपको कर सकता हूँ। वैसे तो हम यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं, आप देख भी लें। ठीक है, मैं यूँ कर लेता हूँ, आसानी से नज़र आ जाएगा। देखिए जी, अब देखो अगला सवाल है 7वां। ट्रैफिक स्पीड लिमिट्स आर सेट एट अ लेवल दैट अचीव सम बैलेंस बिटवीन द डिज़ायर ऑफ मोस्ट पीपल टू ट्रेवल एज क्विकली एज पॉसिबल एंड द डेंजर ऑफ डैश स्पीड। हाँ भाई, डेंजर ऑफ कौन सी स्पीड की डेंजर है, मार्जिनल स्पीड। मार्जिनल स्पीड तो कुछ नहीं होता, यहाँ पर एक बात की जा रही है, यहाँ पर जिसका आंसर आएगा वो एक्सेसिव आएगा। एक्सेसिव का क्या मतलब होता है, आगे निकल जाना। वो क्या बोल रहे हैं कि डिज़ायर ऑफ मोस्ट पीपल टू ट्रेवल एज क्विकली एज पॉसिबल,
अगर जितना जल्दी हो ऐसी तरीके से बनाई जाती हैं रोड, जो ट्रैफिक स्पीड लिमिट्स जो ऐसी तरीके से होती हैं जगह जगह पर कि वो अपनी डिज़ायर करदा स्पीड से आगे निकल जाए, ठीक है। एक्सेसिव स्पीड क्या होती है, किसी से मतलब आगे निकल जाना, उस स्पीड को कहते हैं एक्सेसिव स्पीड कहते हैं। तो एक्सिस में कोई चीज़ होती है मतलब ज़्यादा अमाउंट में होती है, तो उसे क्या कहते हैं कि मेरे पास एक्सिस में मौजूद है। तो क्या होगा यहाँ पर, इसका जवाब आएगा एक्सेसिव स्पीड। यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर पंक्चुएशन के तौर पर कौन सा जुमला करेक्ट है। तो देखो, पाकिस्तान के बाद कोमा लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें रुकना है। जैसे अरबी हम पढ़ते हैं, वहाँ पर किसी जगह पर वो यूँ गोल बना होता है, किसी जगह पर त्वा लिखी होती है, लाम ऐसे लाम अलिफ लिखा होता है, ऐसा वहाँ पर भी मतलब होते हैं हर किसी के। हम इसको किसी चीज़ को ना एक साथ नहीं पढ़ सकते, एक साथ पढ़ेंगे तो मसला हो जाएगा। जैसे कि आपने अपने दोस्तों के साथ ऐसे मजाक किया होगा ना, जैसे कि अपने किसी भी दोस्त ने फरहान बोल लेते हैं, फरहान क्या है भाई, फरहान छोड़ो, आसिफ बोल देते हैं, ठीक है। आसिफ मेरा एक दोस्त है, उसका नाम ही ले लेते हैं। तो जैसे कि बोल दे, मैंने आसिफ बोला, आसिफ कुत्ता, ऐसा मैंने बोल दिया, तो वो क्या समझेगा, वो तो समझेगा कि मुझे बोल रहा है ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अगर रुक के बोलूँ आसिफ, वो मेरे पास देखेगा, फिर मैं उसके पास देख के बोलूँगा कुत्ता, ऐसे बोलूँगा तब समझ आया, मतलब थोड़ा रुकना है। अब इस चीज़ को हम लिखते में कैसे स्टार्ट करेंगे, कोमा लगा देंगे। पाकिस्तान के बाद कोमा लगा दे तो इसका मतलब हमने रुक गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज़ अ कंट्री इन साउथ एशिया। चलें जी, यहाँ तक समझ आ रहा है। आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें कोई कोमा नहीं है, मतलब कहीं रुकना नहीं है, सीधा सीधा पढ़ते जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंक्चुएशन वो होती ही, जो कोई भी चीज़ होती है वो अब पंक्चुएटेड किया जाए, उसमें कोमा का होना ज़रूरी है। बस ये मेरी आप बात जहन में रख लें। हम ऐसे दो ही जुमले हैं जिसमें कोमा का इस्तेमाल किया गया है, ए और डी, इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा। ये समझो आपके पास शॉर्ट ट्रिक है पंक्चुएशन वाले जुमलों को पकड़ने की। अगर जिसमें कुछ भी नहीं है, ना कोमा है ना इन्वर्टेड कोमा है, ऊपर दो होते हैं, ऐसे यूं दो लगे होते हैं, वो भी ऊपर होते हैं। कोमा क्या होता है, नीचे होते हैं। यहाँ पर देखो, ये कोमा लगा हुआ है, ये कोमा लगा हुआ है, ठीक है, नीचे से कोमा कहते हैं। ऐसा अगर जुमले में है ना, तो वही उसका आंसर होगा। लेकिन अब इसमें दो हैं, अब देखा जाएगा किसमें कौन सा राइट आंसर है। अब इसको देखना है। यहाँ देखें, पाकिस्तान, यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है, आगे चलना है। ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज़ अ कंट्री इन साउथ एशिया। यहाँ पर पाकिस्तान के बाद भी एक कोमा आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात ख़त्म हो चुकी है। कौन सी बात ख़त्म हो चुकी है? पाकिस्तान का नाम बता दिया गया है। पाकिस्तान का नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का पूरा नाम है। 5 रुपए के सिक्के के ऊपर भी लिखा होता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। 5 रुपए के सिक्के नोट पर भी लिखा होता है मेरे ख्याल से, है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो यही है। तो यहाँ पर जब नाम आ गया तो वहाँ पर बात पूरी हो गई, वहाँ पर रुकना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको आसिफ की एग्जांपल दी है, नाम लेके थोड़ा सा रुकना चाहिए, वरना वो समझेगा कि मैं उसे कुत्ता बोल रहा हूँ, है ना, लड़ाई हो जाएगी। आगे देखते हैं। तो जिसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। यहाँ पर पाकिस्तान के नाम, इस पाकिस्तान के बाद ही रुका है, और उसका जो पाकिस्तान का नाम है, पूरा नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वहाँ पर भी रुका है, आगे बात कंप्लीट की है। तो इसका राइट आंसर डी है। आगे देखते हैं। अच्छा, अगला पेज ये है जी। हाँ भी, मैथ आ गई है। अब वो देखो, वो शीट इसकी बड़ी गवर्नर सिंध लिखा हुआ है ना, तो ये बच्चा पेपर कर रहा होगा। ब्राइटनेस मैं ज़्यादा कर लेता हूँ। हाँ भाई, क्या है? आफ्टर अ डिस्काउंट, इसे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 25% द सेल प्राइस ऑफ सूट केसेस 840। भाई, ये जो मैथ के एमसीक्यूज आए कहाँ से आए हैं? वो जो मैंने आपके साथ वेबसाइट शेयर की थी, उसके एमसीक्यूज भी कराए थे, और आपको एक पीडीएफ फाइल भी दी है मैंने, आज की ही वीडियो में दी है, उसी आज नहीं, कल परसों वाली वीडियो में दी है। तो उसी के ही सवाल हैं, सारे वही सवाल हैं, तक ऑलमोस्ट वही सवाल हैं, ठीक है। बस वैल्यू का फ़र्क है, तरीका बिल्कुल वही करना है आपने भाई, उसको याद कर लो। मजीद क्वेश्चन जो आएंगे उन्हीं में से ही आएंगे, और रिपीट भी होंगे। मुझे ऐसा लगता है रिपीट ज़्यादातर होंगे, मेथड तो लाजमी रिपीट होगा। इसे देख लेते हैं क्या है। अच्छा, तो ये सवाल है, देखो भाई, आफ्टर डिस्काउंट 25% डिस्काउंट दे दिया है। कितनी जो भी चीज़ थी उसका 25% डिस्काउंट दिया है, तो ये बताओ ये जो वैल्यू है ये कितनी होगी। इसकी टोटल हमें कीमत मालूम करनी है, ओरिजिनल प्राइस मालूम करनी है। मगर ये वैल्यू बता सकते हो आप, ये कितने परसेंट है? 25% कम है जी, ओरिजिनल वैल्यू की ना 25% कम है, तो ये फिर ये कितनी परसेंट होगी? अरे फिर ये 75% होगी ना, ये 100% नहीं है। 100% क्यों कम नहीं है, मुझे कैसे पता चला? उसने बता तो दिया 25% डिस्काउंट दिया है, तो ये 100% वैल्यू नहीं है। 100% वैल्यू कौन सी होगी, वही तो मालूम करना है। तो ये कितने परसेंट वैल्यू है? 75% है, ठीक है। अब जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 25% वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम 75 पुट करेंगे। सही है, बात समझ आ रही है ना? तो 25% क्या चीज़ है? डिस्काउंट है, वो तो काट देंगे। जितना ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू की कितनी परसेंट है ये गिवन है हमारा, और ये कितने परसेंट है उसी की परसेंटेज डालेंगे, तभी आएगा, टोटल आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? परसेंट बराबर है जी ओवर टी मल्टीप्लाई बाय 100। टी मालूम करना है, परसेंट वहाँ आ जाएगा, जी यहाँ आ जाएगा, तो टी यहाँ आ जाएगा, जी ओवर परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो गिवन कितना है? 846 गिवन है। परसेंटेज कितनी है? 75 है। 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे,
इन सब को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1128 और यही ओरिजिनल वैल्यू थी। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस सूटकेस की इतनी थी 1128, इसी का राइट आंसर ए है। अगला सवाल देखो, इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश, 42 फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 17% फेल्ड इन बोथ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास इन बोथ सब्जेक्ट। अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो जी, ये बोल रहा है 52% इंग्लिश में फेल हुए, 42% मैथ में फेल हुए और 17% दोनों में फेल हुए। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें और इसको माइनस कर दें। क्यों इसको माइनस कर रहे हैं? क्योंकि ये जो माइनस वाला है ये दोनों में फेल हुआ है, दोनों में जो चीज़ कॉमन है उसको हमने निकाल लिया बाहर। इन दोनों को ऐड कर दिया, ये दोनों में फेल है, मैथ में फेल है, कोई इंग्लिश में फेल है। मगर 17% इन दोनों में से जो भी है ना, इन दोनों में फेल है, मैथ और इंग्लिश में कौन कौन फेल है? 17% फेल है। तो 17% वालों को हम निकाल लेते हैं। अगर 17% निकल जाएंगे, जो वैल्यू बचेगी वो क्या होंगे? वो पास स्टूडेंट होंगे। हमें यही तो पता करना है, हु पास्ड बोथ इन द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में पास कौन हुआ है। ठीक है, अभी 17% तो फेल हुए हैं, पहले इसको सॉल्व कर लो। इसका आंसर क्या आएगा? 92 में से अगर 17 माइनस करोगे, 92 नहीं 94 बनेगा। 94 माइनस 17 करोगे तो 77% बनेंगे। 77% क्या है? जो फेल हुए हैं। किस किस में फेल हुए हैं? मैथ्स में भी फेल हुए हैं और इंग्लिश में भी स्टूडेंट फेल हुए हैं अलग अलग। अब हमें क्या मालूम करना है, पास कितने हुए हैं। अगर 77% पास हुए हैं तो 100 में से 77 को माइनस कर दो तो 23% पास हुए होंगे। ये फेल हुए हैं, सॉरी मैंने पास बोला ना, ये तो फेल हुए हैं ना। ये इतने मैथ में फेल हुए हैं, इतने इंग्लिश में फेल हुए हैं, इतने दोनों में फेल हुए हैं। तो दोनों वालों को निकाल देंगे ना, हमें सिर्फ फेल वाले चाहिए, खालिस जो सारे फेल ही हैं। मतलब कोई ऐसा होंगे जो इंग्लिश में भी फेल हुए, मैथ में भी फेल हुए, दोनों मिक्स नहीं करना है ना, वो मिक्सचर को निकाल देना है। 94 बनेंगे, 94 में 17 को निकाल 77% बच्चे फेल हैं। तो पास कितने हैं? अगर 100 में से 77 पास हैं तो 77 फेल हैं तो 23 पास होंगे। राइट, इसका आंसर 23% है। तो 23 ऑप्शन में ये रहा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सादिक परचेज अपलोड 8000 में, ही सेल्स द प्लॉट आबिद टू अ प्रॉफिट ऑफ 20%, आबिद टर्न सेल दैट प्लॉट टू आरिफ एज अ लॉस ऑफ 20%, द प्लॉट कॉस्ट आरिफ। अच्छा जी, तो बताना है कि आरिफ कितने परसेंट में उसने कॉस्ट किया है। अब वो सवाल में कह रहा है कि सादिक ने 8000 का प्लॉट ख़रीदा और 20% मुनाफे पर उसको आबिद को बेच दिया। चलें जी, देखते हैं सादिक ने प्लॉट कितने का बेचा। सादिक ने कितने का प्लॉट बेचा, अभी पता चलता है, अभी पता चल जाएगा। देखो जी, कीमत थी 8000। 8000 का 20% कितना होता है, उसे क्या करेंगे 20% से मल्टीप्लाई करा देंगे। 20% का मतलब है 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 20% को 100 से डिवाइड करेंगे 0.2 आंसर आएगा। तो 8000 को 0.2 से अगर मल्टीप्लाई कराओ तो आंसर आता है 1600 आंसर आता है। ये मैंने क्या किया एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। उसने बोला है कि एक 8000 का सादिक ने प्लॉट लिया, 20% मुनाफे पर उसने बेच दिया। अगर वो 20% मुनाफे का बेचेगा तो मतलब 20% मुनाफा निकालने का यही तरीका है, उसको 20% से मल्टीप्लाई करा दो। तो 20% लिखा। अब परसेंट के बाद क्या किया जाता है, 100 से डिवाइड भी किया जाता है। ये मेरी, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि 20% जहाँ भी आते हैं सर्कल में बना देता हूँ, उसको 100 से डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये आई 20% की वैल्यू। अब 8000 का लिया, इतने मुनाफे में बेच दिया, तो बताओ उसने कितने का प्लॉट बेचा। उसने प्लॉट बेचा 9600 रुपये में। किसको बेच दिया? आरिफ को बेच दिया। आरिफ है, क्या नाम है, जो भी नाम है, उसको उसने बेच दिया। अभी देख लेते हैं, आकिफ है क्या है यार। सादिक ने प्लॉट लिया और आबिद को बेच दिया। अच्छा, सादिक ने आबिद को बेच दिया। ठीक है, अब आबिद ने क्या किया, 20% का नुकसान उठाया और उसने प्लॉट बेच दिया। किसको बेच दिया भाई? आरिफ को प्लॉट बेच दिया। नामों को छोड़ो यार, एक बंदे ने 8000 का प्लॉट लिया, 20% मुनाफा कमाया और प्लॉट बेच दिया। तो क्या करेंगे, 8000 का 20% निकालेंगे, इतना बचेगा। इतने मुनाफे पे उसने बेचा है, तो मतलब इसको हमने ऐड करना है। अब उसने 8000 का प्लॉट लिया, 9600 में बेच दिया। अब क्या करना है, जिसको बेचा है ना, अब उसने क्या किया है, उसने 20% इसमें नुकसान कर दिया है। तो 20% इसका कैसे आएगा, सेम 0.2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इसको। अभी करते हैं। तो 9600 का 20% कितना होता है, 1920 होता है। तो क्या किया है, जो दूसरे बंदे को बेचा था उसने 20% नुकसान किया है, तो मतलब 20% का इसमें से हम माइनस करेंगे। जब 9600 में से 1920 निकालेंगे तो पैसे बचेंगे 7000 कितने भाई, 680 रुपये। ठीक है, 7680 रुपये का उसने बेच दिया है। ये 7680 कैसे आए, 20% नुकसान पर आए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा से समझ लें। वैसे मैं फिर पे इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। एक बंदे ने 8000 का प्लॉट लिया, 20% मुनाफे पर उसने बेच दिया।
अगर 8,000 का 20% मुनाफा लगाएंगे तो 20% का मुनाफा 1600 बनता है। अब 1600 इसमें ऐड करेंगे ना 8,000 में, क्योंकि वो मुनाफे पे उसने बेचा है, तो कितना आएगा 960 रुपये, 9,600 आ जाएगा। अब जिसको उसने बेचा है ना, उस बंदे ने क्या किया, इसी कीमत में 20% का नुकसान उठा के उसने आगे बेच दिया। तो इसका 20% निकालेंगे, ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म बात हो गई। अब इसका 20% कितना आता है, 1920 आता है। तो 1920 को इसमें से माइनस करेंगे, 7,680 आता है। तो 7,680 का उसने आगे बेच दिया, और यही इसका राइट आंसर है। ये है भाई 7,680। ठीक है, आगे देखो। अ मैन ड्राइव्स 5 hours एट एन एवरेज रेट ऑफ 40 माइल पर आवर. He develops some motor trouble and returned to his original starting point in 10 hours. What was his average rate on the return trip? इस सवाल को हम ऐसे ही लॉजिक लगा के यूज़ कर सकते हैं। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, एक बंदा है, उसने यहाँ से यहाँ तक एक कार ख़रीदी और चलाई। समझो उसने ट्रायल लिया, मतलब ऐसे ही ना, चेक किया कार कैसी है। कार यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में आया, वो 5 घंटों में आया। ठीक है, 5 hours में आया। और यहाँ से यहाँ तक की जो उसने स्पीड रखी है, वो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 40 माइल पर आवर। MPH को पढ़ते हैं माइल पर आवर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक वो आया है, आ रहा है। जब वो यहाँ पर पहुँचा ना, तो गाड़ी में कुछ मसला हो गया। मसले की वजह से अब वो बोल रहा है शोरूम में वापस जाता हूँ यार, इनका मसला मैं चेक करता हूँ। लेकिन जब यहाँ से वो वापस यहाँ तक आया, तो कितनी देर में आया, 10 घंटों में आया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में 10 घंटे उसको लग गए। तो अब हमें बताना ये है कि उसकी कार की कितनी स्पीड से आया होगा वो। देखो, यहाँ से यहाँ तक आया तो 5 घंटों में आया, 40 माइल पर आवर, 40 की स्पीड थी। जब वापस गया ना, टाइम बढ़ गया। अगर टाइम बढ़ा है तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? अरे स्पीड कम करेगा ना, स्पीड कम करेगा, जब भी तो लेट पहुंचा है। अगर स्पीड डबल करता तो देर जल्दी ना आ जाता। 40 थी, 5 घंटों में आया है। अगर घंटे 10 हो गए तो स्पीड कितनी होगी, घंटे डबल हो गए, स्पीड भी डबल कम हो जाएगी। तो स्पीड कितनी होगी, 20 माइल पर आवर। ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसका जो 20 माइल वाला है ना, वही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। आगे देखो, इन अ रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, सम मैन्युफैक्चर नाउ मेक biodegradable forms of plastic. Some plastic trash bags, for example, gradually dash when exposed to sunlight. अब ये क्या बोल रहा है, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा क्वेश्चन वो अब बस अपनी ऐसी तारीफ बता रहा है, कुछ जो वो करते हैं ना, बस वही चीज़ बता रहा है। हमें बस इतना देखना है कि सम प्लास्टिक ट्रैश बैग्स फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुअली डैश व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। कुछ ऐसे बैग होते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह होती हैं, अगर वो धूप में रखें तो क्या हो जाती हैं, हार्डन, सख्त हो जाती हैं, प्रोपेगेट हो जाती हैं। मतलब प्रोपेगेट क्या होता है, स्टेगनेट होते हैं। प्रोपेगेट मतलब अपने शक्ल चेंज कर देती हैं, शक्ल चेंज तो कर देती हैं, या फिर डिकम्पोज हो जाती हैं। डिकम्पोज क्या होता है, डिकम्पोज होता है जो अगर धूप में रखने से ख़राब हो जाना। ठीक है, तो प्लास्टिक के जो बैग होते हैं या प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, धूप में हम रखते हैं तो वो, अच्छा यहाँ पर डिकम्पोज ही इसका राइट आंसर है। एक और भी इसका आंसर आ सकता है, डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट क्या होती है, जो बड़े बड़े ख़त्म हो जाए। अच्छा, धूप में कोई चीज़ थैली वगैरह रख दो तो 2-4 दिन, 2-4 दिन तो नहीं, खैर ज़्यादा दिन में ही, एक आध हफ्ते में वो क्या होती है, अगर हम उसे उठाएंगे ना, वो ऐसे हाथ से ही आ जाएगी, ऐसी निकलने लग जाएगी। उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोज हो जाती है वो, जब उसे धूप में रखा जाता है प्लास्टिक की चीज़ों को। ठीक है जी, इसका आंसर है डिकम्पोज होना, सख्त वगैरह और कुछ नहीं आएगा, डिकम्पोज हो जाती है। Because it arrives so early in the season before many other birds, the robin has been called the dash of spring. अच्छा, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, कहाँ गया जुमला, कहाँ है, 23 है ना, हार्बिंगर। हार्बिंगर, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन हार्बिंजर भी कहते हैं, इसे हार्बिंगर भी कहते हैं, हार्बिंगर, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, मैंने सुनी है। देखो जी, क्या है, कॉल्ड द हार्बिंगर ऑफ स्प्रिंग। हार्बिंगर का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जब सीज़न आ जाए किसी भी चीज़ का। रॉबिन क्या होता है, एक परिंदे का नाम है रॉबिन। वो कब आता है, स्प्रिंग के सीज़न में आता है। जब स्प्रिंग का सीज़न आता है तो कौन आता है, रॉबिन आता है। रॉबिन कौन है, बर्ड है, परिंदा है, वो आ जाता है। तो यहाँ पर हार्बिंगर का वर्ड यूज़ उस वक्त होता है जब किसी चीज़ के आने से कोई दूसरी चीज़ आ जाए। ठीक है, आया मौसम है लेकिन उसके साथ परिंदे भी आ गए, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ होगा, यही वर्ड यूज़ हम करते हैं, हार्बिंगर। खैर आप इसे याद कर लें, इंग्लिश में ज़्यादातर कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम याद करना पड़ता है। अ मैन बॉट अ फ्लैट कितने हैं, 8,20,000 में खरीद रहा है। ही बोरोड 55% ऑफ दिस मनी फ्रॉम द बैंक। हाउ मच मनी डिड ही बोरो फ्रॉम द बैंक। अरे बहुत आसान है यार, क्या है भाई, 8,20,000 के उसने एक घर खरीदा है। अब 55% उसने जो पैसा है वो बैंक से उधार लिया है। तो बताओ उसने बैंक से कितना उधार लिया। अरे 8,20,000 का क्या निकालना है, 55% हमने निकालना है। ऐसे सवाल हमने कितने किए हैं, बहुत किए हैं। देखो जी, 8,20,000 का
55% निकालना है। क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे, 55 को क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। 8 2 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय, पहले 55 को 100 से डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई कराएंगे। ऐसे सवालों में ऐसा ही कर लें। कुछ मेरे नए व्यूवर्स होंगे जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, तो उनसे गुजारिश है परसेंटेज, इक्वेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये 3 वीडियो देख के आ जाए। मेरे चैनल पर मौजूद है प्लेलिस्ट पर, मैं उसका इन तीनों वीडियो का लिंक दे देता हूँ। ये वीडियो लाजमी देखनी है आपने, बहुत काम आने वाली है। सारा पेपर उन्हीं में से आया हुआ है, ठीक है। एक और वीडियो भी दूंगा, उसे भी देखें। क्या करेंगे 55 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.55। इसे आपस में मल्टीप्लाई कराओ तो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है 4,51,000 और 4,51,000 राइट ऑप्शन ए है, ठीक है। अगला देखो, द डिस्टिंक्ट क्वालिटीज ऑफ अफ्रीकन म्यूजिक वर नॉट एप्रिशिएटेड और इवन डैश बाय वेस्टर्न अंटिल फेयरली रिसेंटली। यहाँ पर कहा जा रहा है कि डिस्टिंक्ट क्वालिटी ऑफ अफ्रीकन म्यूजिक, जो अफ्रीका के म्यूजिक हैं, ना ही उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है और ना ही इन चारों में से कोई एक वर्ड यहाँ पर आएगा। ना ही अप्रिशिएट मतलब उन्हें सराहा जाता है और ना इग्नोर किया जाता है। जब सराहा नहीं जाता तो इग्नोर नहीं किया जाता, नहीं इग्नोर ही तो करते हैं क्योंकि सराहा नहीं रहे। ना ही उन्हें निगलेक्ट किया जाता है, ऐसा नहीं है। देखो, ना ही उन्हें सराहा जाता है ना ही उन्हें निगलेक्ट किया जाता है, मतलब नज़रअंदाज निगलेक्ट, ये दोनों बी और डी तकरीबन सेम मीनिंग में यूज़ होते हैं। तो ये यहाँ पर नहीं आ सकते ना, ठीक है। यहाँ पर और इवन निगलेक्टेड ये भी नहीं आ सकता, और इवन इग्नोर्ड ये दोनों क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि उससे पहले वाला जो वर्ड है ना, वो वर्ड इस यहाँ पर जो वर्ड आएगा उससे इंटरकनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है वो बोल रहा है नॉट एप्रिशिएटेड, उन्हें सराहा नहीं जाता। तो आगे वर्ड अभी ऐसा आएगा जो कि नेगेटिव मीनिंग में जाए। ये नेगेटिव मीनिंग में जा रहे हैं, मगर ये नेगेटिव का भी नेगेटिव है। मतलब कि अगर हम बोलेंगे नॉट इग्नोर्ड मतलब इग्नोर नहीं करना, तो ये नेगेटिव थोड़ी है, तो पॉजिटिव हुआ। इग्नोर नहीं कर रहे, इग्नोर मतलब नहीं करते, अच्छी बात है। इग्नोर नहीं करते, इग्नोर करना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो करते हैं भाई। नॉट एप्रिशिएटेड, इसका मिलता जुलता आगे वर्ड बताओ कौन सा होगा। निगलेक्ट भी नहीं, रिमार्क भी नहीं, डेप्रिशिएटेड होगा। इवन डेप्रिशिएटेड बाय वेस्टर्न्स अंटिल फेयरली रिसेंटली। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए है। अच्छा, ये पेज भी हो गया। आगे वाला पेज क्या है, गीजर वाला है। गीजर हैव ऑफन बीन कंपेयर्ड टू डैश वोल्केनोज डैश, दे बोथ इमिट हॉट लिक्विड फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि यहाँ पर गीज़र को अक्सर आम तौर पर वोल्केनोज के तौर पर ट्रीट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, ठीक है। मुझे नज़र आ रहा होगा आपको। गीज़र्स को वोल्केनो के तौर पर उन्हें समझा जाता है क्योंकि वो दोनों इमिट हॉट लिक्विड फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस। हॉट लिक्विड को इमिट करते हैं, खारिज करते हैं ज़मीन की सतह से नीचे। मैंने क्योंकि का वर्ड इस्तेमाल किया है ना, तो यहाँ पर क्योंकि ही आएगा, बिकॉज ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो ना, बात हो रही है गीज़र हैव ऑफन, गीज़र अक्सर तौर पर वोल्केनो के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर बिकॉज आएगा, बिकॉज इसका राइट आंसर है। अगला देखो, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, ठीक है। आगे, द परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन टू बी डिक्रीज सो दैट देयर वुड बी नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर इज। अच्छा जी, देखो उसमें वो बोलना चाह रहा है कि चीनी की कीमत में 25% इजाफा हुआ है, सही। अब आगे बोल रहा है कि कंजम्पशन मतलब खाना है ना, चीनी को हम इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो चीनी को कंज्यूम करने की जो रेट है ना वो कम हो गया है। अब आगे क्या करना है, कीमत बढ़ गई है लेकिन हमने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। तो अब बताओ कि अब उसका जो अखराजात आएंगे वो कितनी परसेंटेज के होंगे। हमने कितने % खाना चीनी को कम कर दिया है, तो क्या वो खास फ़र्क नहीं पड़ रहा, खर्च पर खास उसके बढ़ने का असर नहीं हो रहा। देखो ना, अगर एक चीज़ बढ़ गई है 25% कीमत उसकी बढ़ गई है, हम अगर रोज़ 1 किलो भी चीनी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें नुकसान होगा ना कि भाई अब 25% ज़्यादा पैसे भरने पड़ जाएंगे। लेकिन नहीं, एक दिन बढ़ी 25% बढ़ी, हमने इस्तेमाल करना 25% हमने इस्तेमाल करना कम कर दिया, तो हमें कुछ फ़र्क पड़ेगा? अरे फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेट बढ़ने दो, हमने इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया, ऐसी बात है ना। तो हमने कितना छोड़ा है, हम ये देखो 18 भी लगा सकते हैं, 20 भी लगा सकते हैं, 24 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू समझ नहीं आ रही कि कौन सी वैल्यू को यूज़ करें, क्योंकि हमने जो छोड़ा है ना, तो वहाँ बोल रहे हैं डिक्रीज सो दैट देयर वुड बी नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। अब खर्चे में फ़र्क ना है, आप यहाँ पर 22 भी लगा दो, 20 भी लगा दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन खैर यहाँ पर जो मैंने चेक किया है तो 20% ही इसका राइट आंसर बता रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो आपने 20% इस पर राइट आंसर पे टिक लगा देना है। क्यों लगा देना है? क्योंकि 25% कम हुई है, बढ़ा है रेट, हमने 20% उसको खाना कम कर दिया, इस्तेमाल कम कर दिया, तो क्या होगा, इस तरह इक्विलिब्रियम में चीज़ें रहेंगी, सही है। एग्जैक्ट नहीं करना, आप पता चले कि आपने 25% बढ़ी है तो 25% 24% खाना कम कर दिया है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। A man has a number of ducks costing 100 रुपये each and 3 times as many chickens costing are 60 each. If the total cost of ducks and chickens 4,200,
फाइंड द नंबर ऑफ चिकन्स द मैन हैज़। वो बोल रहा है कि भाई बत्तखें हैं एक बंदे के पास, 100 रुपये एक कीमत है, 100 रुपये की एक है, ठीक है। और वो बोल रहा है मुर्गियाँ भी हैं जिसकी कीमत 60 रुपये एक मुर्गे की है। लेकिन अब उसके पास पता है कितने टोटल कितने का माल पड़ा हुआ है, 4200 का सामान उसके पास, मतलब मुर्गियाँ और बत्तखें पड़ी हुई हैं। तो अब उसे पता करना है कि चिकन्स कितने की हैं, ठीक है, आदमी के पास चिकन कितनी है। यहाँ पर हम एक काम कर देते हैं, देखें क्या है भाई इसमें। वो बोल रहा है एक बत्तख कितने की, 100 की है। 1 डक इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो क्या बोलेंगे, हमें कितनी मालूम करनी, टोटल चीज़ें मालूम करनी है। तो एक्स डक्स कितने की होंगी, तो कितने की होंगी, 100x की होंगी। ऐसे ही है ना, अगर एक बत्तख 100 की है तो एक्स डक्स कितने की होंगी, 100 को उसने से कीमत से मालूम करा दो। ये हम इक्वेशन बना रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, वन चिकन कितने की है, 60 रुपये की है। तो एक्स चिकन कितने की होंगी, 60 रुपये की। 60 को एक्स से मल्टीप्लाई कराना है। लेकिन वहाँ पर एक और चीज़ भी दे रहा है, कंडीशन भी दे रहा है। क्या कंडीशन दे रहा है, ईच एंड 3 टाइम्स एज मैनी चिकन्स। क्या बोल रहा है, बोल रहा है डक्स कॉस्टिंग 100 ईच एंड 3 टाइम्स एज मैनी चिकन्स कॉस्टिंग 60 रुपीज़। वो बोल रहा है जो चिकन की है ना वो 3 गुना है, चिकन जो है वो 3 गुना है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 करना है फिर एक्स करना है, जो कि इसका आएगा चिकन एक्स चिकन कितने की आएंगी, 180 एक्स की आएंगी एक्स चिकन, ठीक है। ये आपको समझ आया। वो बोल रहा है कि भाई एक जो बत्तख है 100 की है, मगर जो बत्तख है ना वो 3 गुना है, ठीक है। कितना है, 3 गुना, मतलब बत्तखें जितनी भी हैं उसकी 3 गुना मुर्गियां हैं, इसीलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया है एक्स को, और देन उसकी कीमत से मल्टीप्लाई किया, इतनी कीमत की आएंगी। अब देखो, अब टोटल कीमतें कितनी होंगी, ये बत्तख की कीमतें हैं और ये मुर्गियों की कीमतें हैं। अब टोटल कीमत उसने दी है, कितनी दी है भाई, 4200 दिया है, 4200 की कीमत आई है, ठीक है। इतनी मुर्गियां हैं, इतनी बतखें, इतनी मुर्गियां हैं, दोनों को अगर कीमत मिला दोगे तो कितने की बनेगी, इतने की बनेगी। अब यहाँ से हम अगर एक्स को फाइंड करें तो ये कितना हो जाएगा, 280 एक्स बराबर है 4200, और ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4200 डिवाइडेड बाई 280, और ये बन रहा है 150, ठीक है। इसे डिवाइड करने पर 150 आ गई, एक्स की वैल्यू 150 आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, बत्तखों की वैल्यू आ गई है 150। हमें मुर्गियों की चाहिए, वो 3 गुना ज़्यादा थी, तो मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 50, और 50 ऑप्शन नहीं है लेकिन 49 है, फिर 49 है, तो हम इसी को टिक कर देंगे, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के रह गए 1 2 3 4 5 सवाल, 6 सवाल रह गए। 6 सवाल में बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होगी, अगली वीडियो में बना दूंगा 6 सवाल, ठीक है। उनका सॉल्यूशन भी है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम मिलेंगे कल वाले क्वेश्चन के साथ, जो कि कल इंटर टेस्ट होगा, उसमें इंशाल्लाह जो भी बनाएंगे हम उसकी वीडियो आप तक पहुँचा देंगे, ठीक है। उसके लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम उसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।